नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना? कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही दिया तुम। बच्चे गिल्ट में बढ़ जाते हैं। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है। आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं गलत करते हुए पाए करो। ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है। जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है, उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा कर रही हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक ही छिलाती है। महाराज, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है, बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की ज़बरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और A सर्टिफिकेट
नहीं दिया होता तो आज के दौर का यह जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मास्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूत यानी अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मास्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सिक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक स्वरूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लुक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है।
फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उसकी इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं, ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो यह संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG 2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है, बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया
दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूत यानी अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभ्य समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सिक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती। और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की जरूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा
खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उसकी इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG 2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है, बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूते ने अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने
वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महसूरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सीक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। यह फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं, और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है।
स्कूल उससे इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज्य है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मास्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG 2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है, बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मास्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूते ने अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने
वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सिक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। यह फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोरवय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं, और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उससे इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे
बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है, शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं, ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओम पुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो यह संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृति में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG 2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूत यानी अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या
लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सीक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लुक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। यह फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती। और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोरवय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उसकी इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमज़ोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक
फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो यह संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG 2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का यह जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दोते ने अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सिक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ
कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माय गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। यह फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती। और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उससे इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस
इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है सुगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG 2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूते ने अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर स्वीकल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक स्वरूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है।
कांतिका कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माय गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं, और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उससे इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं।
जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है सुगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृति में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है, बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूत यानी अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर शुक्ल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक स्वरूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका
एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद, अदायगी और लुक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है, साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं, उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं, कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं, और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों, जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उससे इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो यह संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया
रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूते ने अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सिक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की
भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं, उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG 2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं, कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं, जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पूड़ी पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की जरूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं, और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उसकी इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही नहीं
अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है शिवगढ़ के रूम में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृत में त्याज है। वैसे भोले भंडारी के रूम में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूत यानी अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बेइज्जत कर वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर स्वीकल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। यह भूमिका एजुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रजन संवाद अदायगी और लोक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। पहले तो यह कि फिल्म OMG2 यानी कि ओह माई गॉड 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। यह फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की। अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका में हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, और उनके चक्कर में ये ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के निशाने पर भी आई। फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन
का रिव्यू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने वाली परीक्षण समिति यानी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में सिनेमाघर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए जो बदलते समाज के बदलते आदर्शों और बदलती सामाजिक ज़रूरतों को समझ सकते हों और इस दिशा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हों। फिल्म OMG 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती, और जब बात होती है तो OMG 2 जैसी फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज़ के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पूड़ी पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए जैसा प्रमाणन पत्र देने की ज़रूरत भी कतई नहीं है। फिल्म सभी किशोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने 8वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सच्ची सामाजिक उद्विग्नताओं की बात करती है फिल्म OMG 2। एक किशोर वय का बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छात्रा से अलग कर दिया जाता है। छात्रा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर देते हैं और बच्चा अब पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली वियाग्रा खाकर बीमार हो जाता है। स्कूल उससे इस हरकत को सामाजिक अपराध की संज्ञा देता है। उसके बालमन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन शिव की कृपा होती है। बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों, नीम हकीमों, जड़ी बूटी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ऊपर की मुकदमा कर देता है। असल फिल्म यहाँ से शुरू होती है। फिल्म OMG 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म है उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ। उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाछना लगता है। शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म OMG 2 एक कमाल की फिल्म है। फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं। ये तो फिल्म 5 स्टार पाने लायक फिल्म भी हो सकती है। परेश रावल, ओमपुरी और पवन मल्होत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिशा निर्देशक फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा। यौन शिक्षा जैसे वर्जित विषय पर संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा था। ऊपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा, तो समझ आता है कि बातें हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, अपने दौर के किशोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब जज का बेटा यौन शिक्षा के समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। फिल्म OMG 2 में अभिनय के भी नए बिंब उभरते हैं। जबरन निष्कासित किए गए एक किशोरवय बालक और एक बालिका पिता के रूप में पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा का एक महाकाव्य इस फिल्म में पूरा किया है। मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी को अपने अभिनय का खांचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है। मालवा की बोली को आत्मसात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय का चमत्कार बनाया है। बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार का हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है। साथ में यामी गौतम भी अपने अभिनय का एक नया रूप यहाँ प्रस्तुत करती दिखती हैं। सिनेमा के संतुलन का वह दूसरा पक्ष है जो कुछ कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहृदय वकील के रूप में परिवर्तित होता दिखता है। अमित राय ने फिल्म में अपनी तकनीकी टीम के साथ साथ सहायक कलाकारों का चयन भी बहुत सावधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में बजेंद्र काला और मेडिकल स्टोर मालिक के रूप में पराग छाकेदार का चयन फिल्म की कास्टिंग की जीत है। पवन मल्होत्रा ने जज के रूप में अद्भुत कार्य किया है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बात समझने के लिए जिस तरह वह अपने सहयोगी की मदद लेता है, वह दृश्य फिल्म में हास्य रस की कमी को पूरा करते हैं। पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दृश्य आपत्तिजनक लगा और वह है शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी के ऊपर नाखूनों का जल छिड़कना। यह कृत्य सनातन संस्कृति में
त्याज्य है, वैसे भोले भंडारी के रूप में अक्षय कुमार फबते खूब हैं। हर हर महादेव। हमारे समाज में मस्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की नज़र से भी देखते हैं। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहाँ टैबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की OMG2 अज्ञानता के लिए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टैबू पर बहस छेड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य कर दिए जाने की जबरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो आज के दौर का यह जरूरी विषय हर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता था और इस विषय पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्दल यानी पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक यानी आरुष शर्मा से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी ज्ञान लेने का प्रयास भी करता है मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनक दूते ने अक्षय कुमार आकर कांति को रास्ता दिखाता है। कांति की आंखें खुलती हैं और अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन के कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामनी महेश्वरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वयं मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती हैं। जज पुरुषोत्तम नागर यानी पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामनी का मानना है कि यह सभी समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमतौर पर सिक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आते हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना किसी वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है। यहाँ कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं मगर फिर अब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है।